तो भाई ये मैकेनिक्स का आखिरी चैप्टर लगा लो, एसएचएम। अब एसएचएम क्यों जरूरी है पढ़ना? अगर तुम्हें एसएचएम आ गया ना तो तुम्हें वेव में बहुत ज्यादा आसानी होगी। वेव यार ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता है, क्योंकि फील नहीं हो पाती, चीजें हमें दिखती नहीं है। समझ रहे हो? वेव की अजीब सी इक्वेशन बनेगी। तो वेव के अंदर क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम करता है। तो अगर तुम्हें एसएचएम के बारे में पता है तो तुम वेव की एक हिस्सा जान लिया तुमने कि वेव जब आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो, क्योंकि पार्टिकल तो एसएचएम करते हैं। तो मैंने देखिए ईएमआई पढ़ाया तो बताया था कि एसी हम ईएमआई के बाद पढ़ते, क्यों? क्योंकि एक एसी जो है ना, एक क्या है, क्वेश्चन ही है किसका, ईएमआई का। अब एसी को हम इतनी डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं, इसलिए हमने अलग से उसको चैप्टर बना दिया। ऐसी एसएचएम है ना, कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम ज्यादा यूज करते हैं, पेंडुलम के अंदर यूज होता है, डेली लाइफ में ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने क्या किया, एक चैप्टर बना दिया एसएचएम। तो अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स आती है ना, तो काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने बताया दो केस बनता है। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। दूसरा केस आता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था वो तीन इक्वेशन यूज करती थी। तीसरा केस आता है जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करता है, वो टाइम पे डिपेंड कर सकता है, कैसे भी डिपेंड कर सकता है। मान ले एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंड करता, या एस की वैल्यू दे रखी थी 3t² प्लस 5t³ तेरे से वेलोसिटी पूछी तो तूने क्या किया, ds/dt, तो क्या आ गया 6t प्लस 15t²। फिर तूने एक्सेलरेशन बताना है तो तूने क्या किया, dv/dt, तो क्या आया 6 प्लस 30t। यहां से देख एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो a और t के बीच में तुझे रिलेशन पता है, तुझे अगर a और t के बीच में रिलेशन पता है ना, तो तू 5 रिलेशन और बता सकता है। किसके बीच में, v और t के बीच में। इसका इंटीग्रेशन कर ये आएगा, s और t के बीच में, इसका इंटीग्रेशन कर ये आएगा। ऐसे ही v और s का रिलेशन होता है, ठीक है, a और s का होता है, और v और a का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो तेरे पास अगर सिर्फ ये इक्वेशन थी s और t का रिलेशन, तो तूने s और t से क्या निकाल दिया, v और t का रिलेशन। देखिए v और t का ही तो रिलेशन है, उसका डिफरेंशिएशन किया तो तूने a और t का रिलेशन निकाल दिया, और इधर उधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके तू ये भी निकाल सकता है, वो हम सीखेंगे। तो अगर एक इक्वेशन दे दी तो तू कुछ भी निकाल सकता है। किसी टी टाइम पे s पूछा है तो s और t का रिलेशन चाहिए, a और t से s और t कैसे आएगा तुझे पता होना चाहिए। एक बार डिफरेंस इंटीग्रेशन कर, फिर एक बार इंटीग्रेशन कर। तो एसएचएम ना एक बस ये टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो वेरिएबल होगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो देखते हैं क्या है। तो एसएचएम की ये फील लेते हैं कि कुछ नहीं है भाई, एक क्वेश्चन ही है किसका, काइनेमेटिक्स का, जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो देख, एक होता है पीरियोडिक मोशन। अर्थ है क्या करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, 24 घंटे में एक बार घूम लेती है। तो 24 घंटे मतलब ये लगा ले कि आज 5 बजे, जहां पे आज टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो सन अगले दिन 10 बजे उसी पोजीशन पे होगी जहां आज है, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन है 24 घंटे। एक घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे के अंदर पूरा 2π एंगल कर लेते हैं, पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन एक सब कैटेगरी है किसकी, पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक में तो क्या हो रहा है, चीज घूम रही है। ऑसिलेटरी में क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम टू एंड फ्रो हो रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक होता है? बिल्कुल, जितने ऑसिलेटरी वो पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। क्यों? कुछ एक पीरियोडिक ऐसे होते हैं जो पूरा घूम गए, उसके अंदर टू एंड फ्रो नहीं है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन की तो एक जनरल इक्वेशन होती है, F इक्वल्स टू -kx⁻⁴n, और n होती है गिवन ओड नंबर। क्यों? मान ले x है पॉजिटिव, यहां से सोच के देख, x क्या है तेरे पास, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर ओड पॉजिटिव रहेगा, और तो फोर्स क्या आएगी, नेगेटिव। अगर तेरे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव का पावर ओड तो नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो x अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि एक चीज हमें पता चलता है, ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई चीज डिस्प्लेस हुई है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुई है तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव की तरफ। तो ये तो एक टाइप का क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ऐसा इक्विलिब्रियम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा तू उसकी मीन पोजीशन से दूर, तो उसके ऊपर नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। इस साइड डिस्प्लेसमेंट होगी तो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, F इक्वल्स टू -kx, तो ये क्या बन गया, एसएचएम। तो एसएचएम क्या है, एसएचएम एक ऑसिलेटरी मोशन है
जिसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है तो एफ पॉजिटिव होता है। ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक अपने आप हो गया। तो एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है। सब कैटेगरी की बात करें तो एक ऑसिलेटरी मोशन है। और कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है? बिल्कुल बेसिक वाला ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर एन की वैल्यू क्या है 1। तो एसएचएम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लगेगा माइनस के एक्स। इतनी सी बात है एसएचएम का बेसिक। तो यहां से शुरू करेंगे एफ बराबर माइनस के एक्स। सिर्फ तुझे ये इक्वेशन पता है, इसके अलावा तुझे नहीं पता कुछ एसएचएम के अंदर। अब तू सब कुछ निकालेगा, कैसे निकालेगा वो देखते हैं। एफ क्या है? माइनस के एक्स। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा होगा माइनस के एक्स बाय एम। एक चीज याद रखो, बार बार के बाय एम यूज मत करो। बाद में उन्होंने प्रूव किया था पर हम अभी लेके चल लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाय एम। उन्होंने जैसे प्रूव किया था ये मान के चलो, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहली इक्वेशन। किस किस के बीच में रिलेशन है? ए और एक्स के बीच में। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो ये कैसा? तो एसएचएम में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये बात मैंने पहले बताई थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब मेरे पास इक्वेशन है ए और एक्स की। अब मुझे इससे सारी इक्वेशन निकालनी है, वी और टी की, एस और टी की, ताकि जो कुछ भी पूछे मैं बता सकूं। किसी टाइम पे एस पूछे तो एस और टी की इक्वेशन चाहिए, किसी टी पे वी पूछे तो मुझे वी और टी की इक्वेशन चाहिए, किसी पोजीशन पे अगर वी पूछे तो मुझे वी और एक्स की इक्वेशन चाहिए। तो ए एक्स से वी एक्स निकाल। तो ये सारी मतलब ए टी निकाल, वी टी निकाल, एस टी निकाल, ये सभी इक्वेशन तुझे निकालनी यहां से। तो देख कैसे निकालेगा। पहले क्या करूं? एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, डीएक्स से डिवाइड कर दूं। ये क्यों कर रहा हूं? मुझे इक्वेशन चाहिए ए एक्स से मैं निकालने जा रहा हूं वी और एक्स की इक्वेशन। तो डीएक्स बाई डी टी क्या बन गया? वी। तो वी डीवी किसके बराबर होगा? इस डीएक्स को इधर लेके जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इक्वेशन किसकी आ गई? वी की और एक्स की। निकाल सकता अब तो। ये क्या बन गया? वी स्क्वायर बाय 2। ये क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वेलोसिटी आ गई। अभी मैंने लिमिट पुट नहीं की है, तो मतलब तू जब इंटीग्रेशन करेगा तो तेरे पास आ जाएगी वी और एक्स की एक इक्वेशन। ठीक है, अब तू क्या कर सकता है? अब तो तू घुमा फिरा के ये सारी इक्वेशन सोल्व कर सकता है। कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो जब तू लिमिट पुट करेगा ना, लिमिट पुट करेगा तो देख एसएचएम को ऐसे मान के चल, ये एसएचएम हो रहा है तो मेन पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो पार्टिकल रुकेगा। पेंडुलम को देख, ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रेस्ट में आता है, फिर आता है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी होगी 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए होगी तो वेलोसिटी कितनी? 0। तो जब तू लिमिट पुट करेगा तो जब एक्स की वैल्यू ए होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और जब एक्स की वैल्यू कुछ एक्स मान ले तो उस जगह वेलोसिटी कुछ वी मान ले। तो अब लिमिट पुट करने के बाद तो तेरा वी और एक्स की इक्वेशन आएगी ना, वो तेरे पास आएगी v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करके देख, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू a तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो वेलोसिटी होगी 0। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, मीन पोजीशन पे तो x की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? ओमेगा ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा ए। कहां होती है? मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है? 0। ऐसे ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी? यहाँ पे। क्यों? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे a बढ़ेगा तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है? a। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? a मैक्स कितना हो सकता है? ओमेगा स्क्वायर a। कहाँ होगा ये? एक्सट्रीम पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ओमेगा ए। कहाँ होगी? मीन पे। एक्सट्रीम पे कितनी होगी? 0। तो ये बात समझ में अगर एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से अगर वो स्टार्ट करेगा यहाँ पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगी इस पूरे जगह, इसको बोल देते हैं ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन पोजीशन पे क्या होगा? एक्सेलरेशन 0। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो ए 0।
तो यहाँ पे ए क्या है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ये बात तो समझ में आती है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे जैसे जाता रहेगी ऑब्जेक्ट, एक्स बढ़ता रहेगा, एक्स बढ़ता रहेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी घटती रहेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। कब रुकेगी, वही एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुक गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मीन पोजीशन पे कितनी, ओमेगा है। और v और x की इक्वेशन क्या बनती है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास v और x की। तो मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, a और x और v और x। और एक चीज मैंने क्या देख ली, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0, मैक्सिमम पे ओमेगा स्क्वायर है, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है। तो a और x की इक्वेशन तो आसान थी, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x, जहां पे ओमेगा स्क्वायर को मैंने मान लिया था k बाई एम, तो बार बार k बाई एम लिखने की जगह मैं उसको ओमेगा लिख दिया। वेलोसिटी और x की इक्वेशन क्या थी, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt, ये किसके बराबर होगी, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, x और t। तो इसको पूरी को सोल्व करने के बाद तो तेरे पास इक्वेशन आएगी ना, वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय a। एक्स और टी की इक्वेशन ये होती है। इसको हमने जनरलाइज फॉर्म बना दिया, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या हो गया, इनिशियल फेज। देख ये पूरा क्या है, फेज, साइन के आगे जो लिखा हुआ ये है फेज, और ये क्या है, इनिशियल फेज। तो फेज क्या होता है, फेज की फील्ड, हालांकि वेव के अंदर ज्यादा अच्छी है कि पर तू ये समझ ले कि एसएचएम हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग पार्टिकल यहां से यहां जाता है, यहां से यहां आता है, और ये चल रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि किसी x दूरी पे वो पार्टिकल है, किसी t टाइम पे, तो एक तरीके से मैंने उसकी पोजीशन और टाइम बता के उसकी पोजीशन की आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि वो पार्टिकल कहीं यहां होगा, और या तो यहां जा रहा होगा या यहां जा रहा होगा। तो फेज का फायदा क्या हो गया, मुझे उस पार्टिकल के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो गया कि वो कहां पे है और किस साइड आ रहा है। तो ये तो हो गया पूरा फेज। और इसको बोलते हैं फाई को इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वो पार्टिकल कहां था। तो इस इक्वेशन में जब तू t इक्वल्स टू 0 पुट करेगा तो जो ये वैल्यू आएगी ना, इसको बोलते हैं फाई। 30 डिग्री आए, 60 डिग्री आए, 30 डिग्री आएगी, 60 डिग्री आएगी, यानी कि वो मीन पोजीशन पे नहीं है, वो इस फेज के साथ पार्टिकल मूव करेगा t इक्वल्स टू 0 पे। तो पूरा फेज तो क्या करेगा, उस पार्टिकल का ज्ञान कराएगा हमें किसी भी t टाइम पे। और अगर t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये चीज बन जाएगी फाई। फाई क्या होता है, इनिशियल फेज। तो तेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई x और t की। कैसे निकाली x और t की, v को dx बाई dt लिखे तो x क्या आ गया, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब x और t आ गया तो v और t की क्या वो है, कोई खतरनाक बात नहीं है। dx बाई dt कर दे, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी की इक्वेशन जो आई वो क्या आई, a ओमेगा साइन कोस हो जाता है, साइन हो जाएगा कोस, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई बीटी इक्वेशन। ऐसी एटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएशन किया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते, डीवी बाई डी टी क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मेरे पास कितनी इक्वेशन बन गई, एक, दो, ए और एक्स की, वी और एक्स की, एक्स टी, वी टी और ए टी, 5 इक्वेशन बनेगी। एक छठी इक्वेशन बची है, उसको बोलते हैं हम एवी। एवी निकालने के लिए क्या किया, एवी निकालने के लिए इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इन दोनों को घटा दिया, सॉरी ऐड कर दिया। क्यों, वो चीजें याद रखनी है, मोटा मोटा याद रखो कि ए और बी रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो निकल गया है वो निकल गया वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा 4 इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या था,
शुरू से देख, एसएचएम में क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स था। मैंने क्या किया, वी और एक्स निकाला। कैसे निकाला, ए को लिख दिया डीवी बाई डी टी, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स से डिवाइड कर दिया, डीएक्स बाई डी टी बन गया वी, तो वी डीवी क्या हो गया, डीएक्स उधर चला गया, तो वी डीवी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। उससे मेरे पास आ गया वी एक्स, वी एक्स आ गया तो मैंने वी को क्या कर दिया, डीएक्स बाई डी टी के इक्वल पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, एक्स और टी का कितना आया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पूरा क्या है, फेज। फेज का मतलब क्या हो गया, जो हमें ये बताएगा कि वो पार्टिकल कहाँ है, और अगर टाइम जीरो है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो फाइव बचा ये क्या हो गया, इनिशियल फेज, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनिशियल फेज की साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। वो मैंने जब पहले इक्वेशन लिखी थी तो उसके अंदर लिख रखा था, तो फाइव की वैल्यू ये होती है। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता है, या कोई खास बात नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, टाइम को जीरो की इक्वल पुट कर, आ जाएगा तेरे पास आंसर। फाइव की वैल्यू निकाल सकता है, ए साइन फाइव, तो साइन फाइव की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई ए, तो साइन फाइव आ गया एक्स बाई ए, तो फाइव क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स नोट का मतलब वही है कि टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो इसको याद ना भी रखे, याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइव क्या होता है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब टाइम इक्वल्स टू जीरो पे। तो मेरे से अगर ये कह रखा है कि टाइम इक्वल्स टू जीरो पे कोई पार्टिकल ए बाई टू पे है, तो एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टाइम इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या, ए बाई टू, तो यहाँ ए बाई टू पुट किया, ए साइन, ये जीरो हो गया फाइव, ए से ए कट गया, हाफ क्या हो गया, साइन फाइव। यहाँ से फाइव की वैल्यू निकाल, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं किया मैंने, जो चीज दे रखी थी उसका यूज किया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स और टी की इक्वेशन, वी और टी की इक्वेशन, ए और टी की इक्वेशन, और ए और बी की इक्वेशन। कैसे, इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया। अब हर एक इक्वेशन, जैसे ये इलिप्स की इक्वेशन बन रही है, कोई सर्कल की इक्वेशन बनेगी, तो वो जो नोट्स दे रखे हैं टेलीग्राम को, उसके ऊपर मैंने डायग्राम बना रखे हैं, वो देख लियो। ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ग्राफ पे भाई मैथमेटिक्स है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इलिप्स का ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो नोट्स के अंदर तुझे मिल जाएगा। तो अब तेरे पास क्या होगी, ग्राफ पता चल गया तुझे। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तुझे फील आ गई एसएचएम क्या हो रहा है। एसएचएम ये हो रहा है कि पार्टिकल है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कर सकता है, हम पढ़ रहे हैं टू एंड फ्रो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ए बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ होगी, कितनी होगी, ओमेगा ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, यहाँ कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस का मतलब इस साइड होगा। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, जब इस साइड जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी घटती 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 जीरो हो जाएगी। घट क्यों रही, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब पार्टिकल इधर मूव करने लग गया, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ बढ़ती 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 मैक्सिमम हो गई। अभी आधी साइकिल हुई है। अब फिर यहाँ इस साइड वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वी थी, फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। ये एम्पलीट्यूड है ए। किसी ने मेरे से ये पूछा कि जब a बाई टू चलेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई ये दिमाग मत लगा दियो कि u की वैल्यू तो v थी, v की वैल्यू जीरो थी, एक्सेलरेशन, वो तीन इक्वेशन नहीं लगा सकता तू। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है ना x के साथ। ये तीन इक्वेशन तो तब लगा सकता है जब एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगा। तो अब कैसे निकालेगा, वो 6 इक्वेशन जो तुमने निकाल रखे। तो तेरे से क्या पूछा है, तेरे से पूछा है किसी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी, तो v और s की इक्वेशन, v और s की इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये थी वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, a बाई टू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय 4 यानी कि 3a स्क्वायर बाय 4 यानी कि ओमेगा a बाय टू रूट 3, ये वेलोसिटी होगी। ओमेगा ए को अगर ओमेगा ए को वी नोट मानता है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v की वैल्यू कितनी होगी, वी नोट इंटू रूट 3 बाय 2। वो तीन इक्वेशन क्यों नहीं लगाई भाई, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं यार। वो तो तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। तो जो वेरिएबल एक्सेलरेशन था ना, उसकी मदद से मैं 6 इक्वेशन निकाल चुका हूँ। उन 6 इक्वेशन का फायदा क्या हो गया, v और x में अगर मेरे से कुछ पूछा, किसी x दूरी पे v बता तो v और x की इक्वेशन, मेरे से पूछता कि t/4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बता तो s और t की इक्वेशन। s और t क्या होता है, a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल टी बाय 4, तो ये क्या बन गया पाई बाय 2। तो x की वैल्यू क्या बन गई, a साइन पाई बाय 2 प्लस 5। अगर ये दे रखा होगा इनिशियल फेज 0 है, तो ये बन गया a साइन पाई बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a साइन पाई बाय 2 90, तो x की वैल्यू हो गई a। यानी कि किसी भी t/4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, a। तो t/4 पे ये समझ में भी आती है, यहां से यहां तक जाने में t/4 लगता है, यहां से यहां तक आने में t/4, तो t/2 हो गया 3t/4 4t/4, यानी कि एक साइकिल पूरी होगी
टी टाइम के अंदर। तो यहां से यहां तक जाने में t/4, यहां से यहां तक जाने में t/4, लेकिन यहां से आधे रास्ते तक जाने में t/2 नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी ना है जो सिमेट्रिकल होगा। पहले तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो पहले हाफ में तो ये काफी दूरी तय कर चुका होगा, बचे हुए टाइम में कम करेगा। वो कैसे निकालेगा, क्या निकालना है, एस और टी का इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का यूज कर। मेरे से पूछे किसी टी टाइम पे एक्सेलरेशन, तो ए और टी की इक्वेशन का यूज करूंगा। मेरे से पूछे किसी एस डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन, तो ए और एस का यूज करूंगा, -ω² एक्सेलरेशन। तो 6 इक्वेशन का क्या फायदा हुआ, कुछ भी पूछ ले तो कुछ भी बता सकता है किसी भी टाइम पे, तो वो 6 इक्वेशन याद रखने का ये फायदा हो गया। देख लो तेरे सामने मैंने सोल्व किया है, कुछ भी पूछ ले, इतनी बेवकूफी नहीं करनी यार बस कि अगर t/4 में ए डिस्प्लेसमेंट किया है तो t/2 में a/2 करेगा। बेवकूफ है क्या यार, ऐसे कैसे कर देगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी ना है। तो कितना करेगा, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, t/8 टाइम में, क्योंकि t/4 तो यहां लगेगा, उसका आधा t/8, t/8 में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एस और टी की इक्वेशन लगा दे, क्या होती है याद कर, x = a sin ω t। अगर इनिशियल फेज 0 दे रखा है तो x की वैल्यू निकालनी है, a sin ω क्या होता है 2π/t मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t की वैल्यू है t/8, तो ये क्या होगी π/4, x = a sin π/4 sin 45 1/√2, तो x की वैल्यू आ गई a/√2 ना कि a/2। तो यहां से यहां तक जाने में t/4 टाइम लग रहा था, t/8 टाइम में कितना चलेगा, a/√2 ना कि a/2। a/2 क्यों नहीं आया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ कुछ भी वो फॉर्मूले नहीं लगा सकता, वो 3 फॉर्मूले लगेंगे 6 जो हमने अभी निकालने हैं। तो जो चीज दे रखी है और जो चीज निकालनी हो, उन दोनों का जो फॉर्मूला है वो लगा, कुछ भी सोल्व कर तू। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि पार्टिकल इनिशियली √3a/2 पोजीशन पे था, √3 × a/2, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है, मीन पोजीशन, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल एसएसएम कर रहा था, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। तो अगर इसका इनिशियल फेज पूछे, इनिशियल फेज 0 कब होता है, जब पहले ही पार्टिकल ओरिजिन पे होता था, अब नहीं है। इनिशियल फेज निकालना हो तो क्या करूंगा, x = a sin ω t + फाई निकालना है। फाई कब होता है, t = 0 पे, तो x की वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है, √3a/2 = a sin फाई, a से कैंसिल हो गया, √3/2 क्या आ गया, sin फाई। तो तेरे पास फाई की वैल्यू आ गई, तो तेरे से फाई पूछा तो तू फाई निकाल सकता है। पूछा क्या है, a/2 √3a/2 जो है वो दूरी दे रखी है। तेरे से पूछा है कि कब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगी। तो मेरे से अगर ये गई है कि वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो मान ले कि दो केस बन सकते हैं इसके अंदर, क्या, या तो पार्टिकल इधर जा रहा हो या फिर पार्टिकल इधर जा रहा हो। अगर पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, पहले ये यहां तक जाएगा फिर यहां आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा तो इतनी दूरी चलने के बाद ही वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगी, यहाँ आएगा। तो कितने टाइम बाद पूछे, तो टाइम पूछा है, मुझे पता है जब अब √3a/2 दूर था, तो अगर पार्टिकल पहला कैसे लेके चलते हैं, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो कितनी दूरी चलने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इतनी दूरी चलने के बाद √3a/2, क्योंकि √3a/2 कहां से दे रखी है, मीन पोजीशन से इसकी दूरी, तो इस दूरी चलने के बाद तो x है और t है, तो x और t की इक्वेशन लगा तू और ये पता कर कि इतना डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है। तो इस झंझट को दूर करने के लिए हमने क्या किया, फेजर डायग्राम की मदद ली। तो ये तो तू निकाल ही देगा फेज क्या होता है, इनकी इक्वेशन करके निकाल भी देगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ जाएगी, पहली इक्वेशन है, पहली सिचुएशन है या फिर दूसरी है, तो इस चीज को इतना अच्छा नहीं माना गया, सोचना पड़ता है इसके अंदर। तो हमें आसान चीज ढूंढी, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या कह रहा है, फेजर डायग्राम ने काम आसान कर दिया। फेजर डायग्राम कहता है एसएसएम को ना मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे। पार्टिकल कहां से चलता है ये समझ लो तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल वर्ड है इसका, एसएचएम की शुरुआत वाले चैप्टर का। ये ओरिजिन से चलता है और कहां तक जाता है, ए तक जाता है,
पार्टिकल पहले यूं चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मुझे सर्कुलर मोशन आता है, मैं ये मान लेता हूँ कि पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मान ले कि a/2 दूरी पे आ गया पार्टिकल, तो मैं सर्कुलर के अंदर मान लेता हूँ वो पार्टिकल यहाँ आ गया, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालता हूं ना, तो ये दूरी जो है ये a/2 है। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे आ गया तो मैं ये मान लेता हूँ पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ गया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक्सट्रीम है मेरी, ये एक्सट्रीम है ना, ये ओरिजिन है। पार्टिकल यहां से वापिस आया a/2 पे, तो यहां से पार्टिकल वापिस आया a/2 पे, a/2 से आया ओरिजिन पे, a/2 से आया ओरिजिन पे, ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ओरिजिन पे आ रहा है। यहां से आया -a/2 पे, यहां से आया, यहाँ पार्टिकल है आया a/2 पे, यहां से आया ओरिजिन पे, यहां से आया ओरिजिन पे, यहां से फिर गया -a/2 पे, यहां से फिर गया -a/2 पे, तो ये दूरी हो गई a/2 -a/2। तो ये पार्टिकल घूम तो ऐसे रहा है, लेकिन मैं अगर इस पार्टिकल को सर्कुलर मान लूं और ये मान लूं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, सिर्फ ये इक्वेशन बनेगी। और क्या आसान काम क्या हो गया, उसका प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल पे होगा वो उसको एम्पलीट्यूड को दिखा देगा। मेरे से किसी ने कही पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, पॉजिटिव साइड में ए पे, तो पॉजिटिव साइड में ए पे, यहाँ पे था पार्टिकल ए पॉइंट पे। मेरे से किसी ने कही इनिशियली पार्टिकल था, जैसे इस क्वेश्चन में था √3a/2 पे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये तो होगा नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पे था कहीं, यहाँ है, मान ले ये दूरी √3a/2 है, तो पार्टिकल यहाँ था। तो इससे मैंने क्या किया, पार्टिकल को एसएचएम कर रहा था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, सर्कुलर मोशन से। इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है इससे। न्यूमेरिकल देखते हैं फिर समझ में आएगी मैंने किया क्या है। तो भाई देखते हैं न्यूमेरिकल लोग। न्यूमेरिकल में ढूंढ लेता हूँ एक बार, चल भाई ये है मेरे पास न्यूमेरिकल। देख न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रही है मेरे से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रही है ये पार्टिकल को एसएचएम कर रहा था, ठीक है, दो पार्टिकल है, ये प्लस है माइनस है, दोनों एसएचएम कर रहे हैं। तो पहला पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा जो पार्टिकल है ना वो तो ओरिजिन पे, लेकिन इस साइड इसकी डायरेक्शन है तो इधर मूव करेगा। और पहला पार्टिकल है वो है a/2 दूरी पे, ये पहला पार्टिकल। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ फेजर डायग्राम से, कर दिया भाई फेजर से। पहला पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा सॉरी, तो ये हो गया दूसरा। यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ अगर पार्टिकल होता तो पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये तो नेगेटिव की तरफ आ रहा है। पहला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है a/2 दूरी पे, तो यहाँ है पहला पार्टिकल, ये दूरी कितनी है a/2, रेडियस कितनी मानी मैंने a, एम्पलीट्यूड है तो ये a, ये a/2, तो ये एंगल तू निकाल सकता है, कितना आ गया 60 डिग्री, और ये था 90 डिग्री। तो इनिशियली 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है 150 डिग्री। तो क्या कह रहा है, वो टाइम बताओ जब ये मिल जाएंगे। तो अगर नॉर्मल तरीके से तू क्वेश्चन सोल्व करता तो कभी नहीं, बहुत मुश्किल होता सोचना कि ये कब मिलेंगे। ये मिलेंगे कब, मिलेंगे कैसे, पहले तो ये देखते हैं। ये एक है, ये इधर चल रहा है, दो इधर चल रहा है, तो सोच टाइम के साथ क्या होगा। मान ली ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया और ये कहीं यहाँ है बीच में, ये वापिस आने लगा, यहाँ पे आया तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया। अब ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं भी मीट कर सकते हैं, हमें नहीं पता, हमें वही बताना है कहाँ मीट करेंगे। तो ये तो समझ में आता है कि मीट करेंगे, तो कहाँ मीट करेंगे वो हमें बताना है। तो हमने माना था कि ये कैसा है, एक तरीके से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मान ले कि रेस हो रही है और ये एक ट्रैक है, ये पहले नंबर वाला बंदा है, ये पीछे है दूसरे वाले से, कितना एंगल 150, और इन दोनों की यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो जितने टाइम में ये 90 डिग्री करेगा उतने टाइम में ये अपना 90 करेगा, तो इन दोनों के बीच में 150 डिग्री तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं फिर बताता हूँ। कांस्टेंट 150 रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने फेजर से जब रिप्लेस किया था ना, तो मैंने कंडीशन क्या मानी थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मान ले शुरुआत हो रेस की, यहाँ पे तू है और यहाँ पे मैं हूं,
और मेरी और तेरी वेलोसिटी बराबर है, जितनी तेज तू दौड़ सकता है उतना ही मैं दौड़ सकता हूँ, तो इनके बीच की दूरी तो सेम रहेगी, एक तरीके से 180 का एंगल रहेगा। ऐसे इस केस के अंदर है, पहले और दूसरे के बीच में एंगल कितना था 150, तो फाइनली भी क्या रहेगा, एंगल हमेशा 150 ही रहेगा। लेकिन ये मिलेंगे कैसे, मिलेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल में इनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब मान ले यहां मिल गए तो 1 भी आए और 2 भी आए, तो एक तरीके से क्या डायग्राम बनेगा, फेजर का ये फायदा हो गया। अब मान ले ये 150 पे है, 150 ही रहेगा तो क्या होने लगेगा, ये इधर आने लगेगा, ये इधर जाने 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 लगेगा। तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब उन दोनों का परपेंडिकुलर हम डालेंगे ना हॉरिजॉन्टल पे, तो वो एक जगह आएगा, तभी तो मीट करेगा। तो वो कंडीशन क्या आएगी, तो वो कंडीशन ये आएगी, अभी तक तो आएगी नहीं, तो ये 2 घूमता घूमता कहां गया, घूमता घूमता आ गया यहां पे, एक सेकेंड, ये 1 आ गया कहीं यहां पे, 1 यहां से यहां आया तो 2 यहां से कहीं चला गया ऊपर, और कुछ इस हिसाब से आई है, जब ए से मैंने परपेंडिकुलर डाला और बी से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये मीट कर गए ना। इन दोनों के बीच में एंगल अभी कितना होगा, ए और बी के बीच में, ये तो अभी भी कितना होगा 150, ये तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि 1 यहाँ पहुंच गया, 2 यहाँ पहुंच गया, और एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बताते, परपेंडिकुलर डाल के, परपेंडिकुलर डाला तो दोनों का एक ही पॉइंट पा रहा है, यानी कि ये कहीं यहाँ आके मिल गए। कैसे मिले, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा था, वो पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये जब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा तो ये पार्टिकल यहाँ आ चुका था, अब ये पार्टिकल इधर चल रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ आके मिल गए, ये जगह मिलने वाली है, तो यहाँ पे आके कहीं मुलाकात हो गई। चीजों को आसान कैसे बना दी मैंने, फेजर से। ऐसे तो मैं कैसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल होता, तो मैंने फेजर का यूज किया। अब ये 150 है तो ये बराबर बराबर होंगे सिमेट्रिकल, ये 75 और ये 75। अब मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मान लो उसने क्या पूछा कि टाइम बता कितने टाइम बाद ये मीट करेगा, तो सोच 2 ने कितनी दूरी कवर करी, 2 यहां पे था, 2 ने पहले 90 डिग्री एंगल चला और फिर ये 75 चला, तो 2 ने कितना एंगल चला, थीटा कितना सबटेंड किया 165 डिग्री, और उसका ओमेगा मैंने ओमेगा ही मान लिया, तो टाइम कितना लगा थीटा बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई करने में अगर ओमेगा टाइम टी टाइम लगता है, यही तो होता है टाइम पीरियड, तो 1 डिग्री करने में कितना लगेगा, टी बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 165 डिग्री करने में कितने लगेंगे, तो 165, और 165 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई के अंदर। जैसे 100 डिग्री होता है